तो आज संरचनात्मक भाषा विज्ञान को पढ़ेंगे। चाम्स्की तथा रूपांतरण निष्पादन व्याकरण। जो चाम्स्की हैं पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक, उनके द्वारा निष्पादित रूपांतरण निष्पादन व्याकरण क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। फिर समाज भाषा विज्ञान क्या है ये भी समझने की कोशिश करेंगे। और फिर हिंदी भाषा क्षेत्र पर आएंगे। हिंदी भाषा क्या है, उसकी बोलियां क्या हैं, और हिंदी भाषा क्षेत्र क्या है, कौन कौन से हिंदी होती है, आदि विषयों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाश्चात्य भाषा विज्ञान के अंतर्गत या पाश्चात्य चिंतन के अंतर्गत पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने किस प्रकार से भाषा विज्ञान को अलग अलग नजरिए से, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखने का प्रयास किया है। थे मॉर्निंग भाषा सर। विज्ञान की पाश्चात्य। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी। हेलो जी। तो भाषा विज्ञान की पाश्चात्य परंपरा, उस पर भी थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे। जैसे कि कल हम लोग चर्चा कर रहे थे पाश्चात्य परंपरा पर, और इस पाश्चात्य परंपरा हम लोग देखते हैं कि अनेक ऐसे पाश्चात्य विद्वान आते हैं जिन्होंने भाषा विज्ञान को परिभाषित करने का अपनी अपनी तरफ से प्रयास किया है। तो भाषा विज्ञान की जो पाश्चात्य परंपरा की शुरुआत, कल जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कोलकाता में जो उच्चतम न्यायालय में जो जज के रूप में नियुक्ति हुई सर विलियम जोन्स 1783 में, और तब भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए या लोगों की समस्याओं के दूरीकरण के लिए उन्होंने संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन करते हुए, और इस तरह से उन्होंने तुलनात्मक भाषा विज्ञान की एक अवधारणा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में प्रस्तुत की। तो भाषाओं का वर्गीकरण, जैसा कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि पूरा भाषा परिवार जो है विश्व का, उसको हम लोग 10 भागों में बांटते हैं। किताबों में आपकी 9 दिए गए हैं, जबकि 10 भी हैं। फिर ध्वनि परिवर्तन के नियम क्या हैं, ध्वनि किस प्रकार से बदलता है, ऐतिहासिक भाषा विज्ञान क्या है, इन विषयों पर कल थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर रहे थे। भाषा परिवर्तन क्या है, भाषा किस तरह से परिवर्तित होती है, ध्वनि परिवर्तन क्या है, इन विषयों पर हम ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान और अर्थ विज्ञान, इन इकाइयों पर जब हम लोग आएंगे तो उन विषयों पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा कर पाएंगे। तो ये जो भाषा विज्ञान के 4 अंग हैं, ध्वनि, पद, वाक्य और अर्थ, इन चारों की संरचना किस तरह से हुई है, और पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने इन चारों को लेकर के किस तरह से अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, उन विषय पर हम लोग आगे चल करके विस्तृत रूप से और चर्चाएं करेंगे। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स। ये स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक क्या है? स्ट्रक्चर माने संरचना, अर्थात भाषा की संरचना किस तरह से होती है, भाषा किस तरह से संरचित होती है। तो इस विषय को लेकर पाश्चात्य देशों के पाश्चात्य विद्वानों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, लिंग्विस्ट्स लोगों ने क्या किया कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान का एक स्वरूप निर्मित किया। और सबसे पहले पश्चिमी धरती पर जो एक भाषा वैज्ञानिक हुए संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर जो आए, उनका नाम आता है एडवर्ड सपीर। एडवर्ड सपीर नाम का
एक भाषा वैज्ञानिक जो यूरोप में उत्पन्न हुए, वो अपने माँ बाप के साथ फिर अमेरिका चले आए 1889 को, और अमेरिका में ही आकर के वो बस गए और नृतत्व विज्ञानी के रूप में, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजी आप लोग जानते हैं, नृतत्व विज्ञान, उस एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में उन्होंने, एडवर्ड सपीर ने नृतत्व विज्ञान पर गहन अध्ययन करने के साथ साथ भाषा पर भी कुछ काम किया, और 1921 में उन्होंने एक किताब लिखी। किताब का नाम था लैंग्वेज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच। भाषा को लेकर के उन्हें किताब लिखी, क्या, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच। स्टडी ऑफ स्पीच, भाषण का शिक्षण किस तरह से किया जा सकता है, किस प्रकार से भाषण संप्रेषित करता है, भाषण को लेकर के या भाषा को लेकर के। भाषा, जैसा कि हम लोग शुरू के दिन में चर्चा कर रहे थे कि भाषा, जी सर सुप्रभात। सुप्रभात मैडम, सुप्रभात। जी जी, आप लोगों में से कुछ फ्रेश स्टूडेंट्स भी रहते हैं, कुछ टीचर भी होती हैं, तो हम लोग को पता नहीं चल पाता, अन्यथा आप लोग मत लीजिए, क्योंकि यहाँ हम लोग जस्ट एक दूसरे के फ्रेंड हैं और गाइड आप भी मान सकते हैं हमें, तो एक तरह से फ्रेंडली। कोई आप लोगों में से पदस्थ भी होंगे कहीं कहीं पर, कोई टीचर होंगे, कोई पद पे होंगे, जैसा कि हमें जानकारी नहीं है, इसलिए आप लोग अन्यथा न लेकर के कि हमें स्टूडेंट समझा रहा जा रहा है, ऐसा आप अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि एक तरह से हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली, आप ऐसा मान सकते हैं। और कुछ फ्रेश स्टूडेंट्स जो हैं वो पता चल भी जाता है, और एक तरह से स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है वो फ्रेंडली रिलेशन होता है, तो ऐसा ही आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा। तो एडवर्ड सपीर ने जो पुस्तक लिखी, लैंग्वेज एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ स्पीच, इसमें उन्होंने स्वनिम विज्ञान से लेकर के, स्वनिम यानी कि ध्वनि से लेकर के अर्थ तक, रूप, वाक्य और अर्थ, इन विषयों को लेकर के सपीर ने और अपनी पुस्तक में विस्तृत विवेचन किया। तो एडवर्ड सपीर के बारे में तो उतना विस्तार रूप से कोई विवरण आपकी पुस्तकों में नहीं दिया गया है, और एडवर्ड सपीर उतना इम्पोर्टेंट नहीं भी है। तो उसके बाद हमारे जो अगले चिंतक आते हैं, भाषा चिंतक, भाषा वैज्ञानिक, जिनको हम देखेंगे कि किस तरह से भाषा विज्ञान को लेकर के अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, और उनमें किस तरह से संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर उनके मन में किस तरह की अवधारणाएं उत्पन्न हुई थी, उन सभी विषयों की चर्चा आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो उनका नाम है, जो पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं, एक मिनट सर, रूसो, प्लेटो, नहीं, रूसो प्लेटो, ये तो पाश्चात्य काव्य चिंतन के अंतर्गत आते ही हैं, और ये लोग प्राचीन हैं, ये लोग प्राचीन हैं। सुकरात आएंगे, प्लेटो आएंगे। देखिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस हुई है, तो कल जैसा कि मैंने आप लोगों के पास कुछ पीडीएफ भेजे हैं, उसमें आप लोग देखिएगा कि सर मुझे नहीं मिले सर, कौन से ग्रुप में सर आपने भेजे थे? एक ग्रुप आप ही लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ग्रुप में सर, एमएचडी पराग, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का जो ग्रुप है उसमें भेजे थे। 2-3 ग्रुप में ये पीडीएफ सेंड हुई है सर। जी जी, देखिए आप लोगों की तरफ से एक आवाज आ रही है। हाँ हाँ, आवाज क्लियर हो गई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जो क्लास है रिकॉर्डिंग हो रही है, तो डिस्टरबेंस थोड़ी सी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो पाश्चात्य सर ये काव्य, रिकॉर्डिंग हम जी लोगों को मिल जाएगी ना सर?
हाँ हाँ, यूट्यूब पे ये भुवनेश्वर रीजनल सेंटर वाले ना सब यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे। फिर आप जी लोग सर, थैंक यू सर। इनको देख सकती हैं, आप लोग सब के जब सब देख सकते हैं। सर ये कब तक होगा? ये कुछ ही दिनों में सर लोग इसको कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी। तो यूरोप में जो भाषा शास्त्रीय चिंतन का सूत्रपात हुआ, उसके अंतर्गत जैसे कि सुकरात, हम लोग जानते हैं साक्रेटिज जिनको कहते हैं, भाषा चिंतन या साहित्य चिंतन का सूत्रपात सुकरात से हुआ। फिर प्लेटो आए, फिर अरस्तु आए, उसके बाद फिर डियोनिसियस थ्राक्स आए। उसके बाद 18वीं सदी के भाषा शास्त्री जो हुए 18वीं सदी में, 17वीं सदी के बाद उसे प्लेटो तो और बहुत पहले के हैं, ईसवी पूर्व की बात चलती है, तब ग्रीस में ये भाषा चिंतक, साहित्य चिंतक उत्पन्न हुए थे, तो उनकी अपनी कुछ मान्यताएं थी। फिर 18वीं सदी का के जो भाषा शास्त्री हुए, रूसो आए, कुंदिलाक आए, योहान गोटफ्रीड हर्डर आए, येनिस आए, कुछ भाषा चिंतक पल्लस आए। 19वीं सदी की यदि बात करते हैं तो 19वीं सदी में कुर्दो, सर विलियम जोन्स, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे, जो कोलकाता में, कलकत्ता में उस जमाने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। कोलब्रुक, फ्रेडिस फोन स्लेगेल, ओडल स्लेगेल आदि जो भाषा चिंतक हैं, जिन्होंने भाषा विज्ञान को लेकर के, भाषा को लेकर के अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो ये नोट्स, ये जो पाश्चात्य काव्य चिंतन पर जो मैंने आप लोगों के पास भेजे हैं, दरअसल में आपकी बुक में वो नहीं है, तो इसको आप लोग एक नोट्स बनाइए। और यदि पाश्चात्य काव्य शास्त्र चिंतन, ये भाषा चिंतन पर क्वेश्चन आता है, तो इसको आप लोगों को लिखना है। तो जो आप लोगों के बुक में है संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत, उस संरचनात्मक भाषा विज्ञान को जैसा कि हम लोग देखते हैं, फर्दिनांड द सस्यूर, एक व्यक्ति, एक भाषा शास्त्री आते हैं, जो क्या करते हैं, भाषा विज्ञान को लेकर, संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर कुछ विशेष तथ्य हमारे समक्ष रखते हैं। और उस संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चरल बातें क्या हैं, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक क्या है, इसकी बात करते हैं। तो 1857 में जिनेवा में उत्पन्न हुए थे फर्दिनांड द सस्यूर, एक भाषा वैज्ञानिक। तो उन्होंने अपने हिसाब से, क्योंकि संस्कृत भी उन्होंने सीखी थी, देखिए जो पश्चिमी के विद्वान थे वो भारतीय शास्त्र को समझने के लिए, भारतीय भाषा शास्त्र को जानने के लिए संस्कृत का भी गहन अध्ययन करते हैं। तो इस तरह के लोग जो जोन्स, विलियम जोन्स हों या और विद्वान हों, संस्कृत भी सीखते हैं। हिंदुस्तान के, भारतवर्ष के विद्वान अंग्रेजी जैसे सीखते हैं, वे लोग भी हमारी भाषा, जो मूल भाषा संस्कृत है, उसका भी अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने फर्दिनांड द सस्यूर ने संस्कृत नहीं सीखी थी, दूसरे किसी विद्वान जोन्स ने सीखी थी। तो उन्होंने 1916 में, क्योंकि भाषा वैज्ञानिक के रूप में जिनेवा के विश्वविद्यालयों में फर्दिनांड द सस्यूर ने जो भाषण दिए थे, जो व्याख्यान प्रस्तुत किए थे विश्वविद्यालय की क्लास में, उन व्याख्यानों को उनके सहयोगियों ने या उनके स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने एक पुस्तक के रूप में उसको प्रकाशित कराई थी। तो 1916 में वो सब काम हुआ था। तो उन्होंने जो व्याख्यान दिए भाषा विज्ञान को लेकर के, विशेष रूप से संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर या संरचनावाद को लेकर, उन्होंने जो एक नई धारणा लोगों के समक्ष रखी, इसीलिए वो चर्चित रहे। तो उनकी जो अवधारणा थी या उनका जो स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक था, संरचनात्मक भाषा विज्ञान था, उसमें उन्होंने कुछ बातें हमारे सामने रखी, जिनमें से समकालिक भाषा अध्ययन की स्थापना उन्होंने की। समकालिक, अपने समय की भाषा को लेकर, यह भाषा अध्ययन
को लेकर उन्होंने एक स्थापना की और ऐतिहासिक भाषा विज्ञान पर भी उन्होंने काम किया। तो ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, संरचनात्मक भाषा विज्ञान, ये सब जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान, ये सब भाषा विज्ञान उसी पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों की देन है। तो इस तरह से फर्दिनांद द सस्यूर ने भाषा को लेकर और विरोधी तत्वों को लेकर, मूल संकल्पनाओं को लेकर की अपनी पुस्तक में सारी बातें प्रस्तुत की। तो भाषा बनाम वाक, उन्होंने कुछ बातें लिखी अपनी पुस्तक में, वो अपने व्याख्यान में जो उन्होंने कहे थे तो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए वो सारे व्याख्यान। तो समकालिकता तथा ऐतिहासिकता, संरचनागत रूपवालीगत संबंध, संकेतक तथा संकेतित, घटक तथा संरचना, इन 5 विषयों को लेकर, विरोधी तत्वों को लेकर के उन्होंने क्या किया, खास करके संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत इनकी क्या भूमिका है, उन भूमिकाओं को उन्होंने निर्धारित किया और फिर समकालिक तथा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान या फिर संरचनात्मक भाषा विज्ञान के मूल्य क्या हैं, उनकी इकाइयां क्या हैं, इन सारी विषयों को लेकर के उन्होंने विस्तृत चर्चाएं की। और उन्होंने कहा कि संरचनात्मक भाषा विज्ञान में या संरचनात्मकता में, भाषा की संरचनात्मकता में एक एकात्मकता होती है। जब हम बचपन कहते हैं तो 2 किन्हीं खंडों के साथ नहीं रखते, बल्कि बचपन एक ही शब्द हो जाता है। तो इस तरह बचपन एक शब्द है और उसमें एक एकात्मकता है। सस्यूर का कहना था कि संरचनात्मक एकात्मकता भाषा में होती ही है, जिसको उन्होंने उसको कहा सिंटैग्मेटिक सोलिडरिटी। तो सिंटैग्मेटिक सोलिडरिटी यानी कि संरचनात्मक एकात्मकता भाषा में होती है और यह संरचना घटक को एकात्मकता में न केवल सम्मिलित करती है बल्कि समस्त रचनाओं में इसको देखा भी जा सकता है। तो संरचनागत तथा रूपवलीगत संबंध भाषा में किस प्रकार से होते हैं, इस विषय पर भी सस्यूर ने चर्चाएं की और उन्होंने कहा कि जो ध्वनियां होती हैं, भाषा की जो ध्वनियां हैं और जो उससे जो शब्द बनते हैं और शब्द श्रृंखला जो हम लोग उसकी शब्दों का उच्चारण करते हैं, उसमें एक तरह की संरचना होती है। कोई शब्द है बालक, बालक में कई ध्वनियां हैं। ब में हलंत की मात्रा धन अ धन आ, बा होगा बा। ल में हलंत धन अ, धन क में हलंत धन अ। ये जो ध्वनियां हैं, इन ध्वनियों का उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो इनमें एक तरह की एक श्रृंखला के अंतर्गत एक उच्चरित ध्वनियों के बीच में एक श्रृंखला बनती है और उसमें समता निश्चित रूप से होती है। अगर यदि हम लोग कहते हैं कि अगर तुम आओगे तो हम साथ चलेंगे, एक ऐसा वाक्य है, इस वाक्य को जरा देखिए, अगर तुम आओगे तो हम सब साथ चलेंगे। ये दोनों अलग अलग, एक ही वाक्य के दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, फ्रेज पदबंध हैं, उपवाक्य जिसको हम लोग कहते हैं। एक है अगर तुम आओगे, उपवाक्य है, तो हम साथ चलेंगे, दूसरा उपवाक्य, और इन दोनों उपवाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना है। तो ये संरचना है। संरचनात्मक भाषा विज्ञान जो कहते हैं, स्ट्रक्चर, गाठनिक, गठन कैसे होता है, उसका संरचना कैसी होती है। तो वाक्य के अंतर्गत या ध्वनियों के अंतर्गत या शब्दों पदों के अंतर्गत जो संरचना बनी रहती है, उन्हीं विषयों को लेकर के सस्यूर ने, फर्दिनांद द सस्यूर नामक विद्वान ने अपना विचार, अपने मत प्रस्तुत किए। तो इसको आप लोग पढ़िएगा अपने घर में, किताबों में है सारी बातों। तो थोड़ा थोड़ा करके टच करते हुए हम लोग विषयों को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जहां भी आप लोगों को लगे कि ये क्या है, बात समझ में नहीं आएगी या जिज्ञासा मन में हो, तो कल भी, आज भी और कल भी, आज जो पढ़ रहे हैं उसको कल भी आप लोग पूछ सकते हैं, और आज के आज भी जो भी मन में जिज्ञासा हो, मन में जो भी कोई
डाउट हो उसको आप हमसे शेयर कर सकते हैं, तभी डाउट क्लियर होगा। तो फर्दिनांद द सस्यूर ने जिस प्रकार से संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर के ढेर सारी बातें कही, उसी प्रकार इसी संरचनात्मक भाषा चिंतन के अंतर्गत एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है लियोनार्ड ब्लूमफील्ड। लियोनार्ड ब्लूमफील्ड नामक एक व्यक्ति, भाषा वैज्ञानिक, जिन्होंने संरचनात्मक भाषा विज्ञान का प्रवर्तन किया। सस्यूर, फर्दिनांद द सस्यूर द्वारा निर्धारित अवधारणा का उन्होंने अनुपालन किया, उसको आगे बढ़ाया और एक प्रवर्तन किया संरचनात्मक भाषा विज्ञान, स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक नाम से उन्होंने अपना एक सिद्धांत रखा। और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आपका योगदान सन 1930 से लेकर के 1960 के बीच रहा। 30 वर्षों तक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में आपने काम किया। आप व्यवहारवादी और भाषा को समाज का उत्पाद मानते, आप व्यवहारवादी थे, बिहेवियरलिस्ट आप थे। बिहेवियरलिस्ट के रूप में आपने व्यवहारवादी, सैद्धांतिक नहीं बल्कि प्रैक्टिकल, प्रायोगिक तौर पर, व्यवहारिक तौर पर आपने भाषा को समाज के साथ जोड़ा और उसी समाज में भाषा की संरचना पर तवज्जो दिया। तो भाषा किस प्रकार से समाज की एक इकाई है, व्यक्ति की ही नहीं बल्कि समाज की एक इकाई है, और किस प्रकार से भाषिक इकाइयों के अर्थ विश्लेषण किए जाते हैं। तो ब्लूमफील्ड अमेरिकी भाषा वैज्ञानिकों की परंपरा में आते हैं, जो लियोनार्ड ब्लूमफील्ड हैं। जैसा कि हम लोगों ने एडवर्ड सपीर का नाम लिया, जैसा कि हम लोगों ने सस्यूर का नाम लिया, जैसा कि हम लोग ब्लूमफील्ड का नाम ले रहे हैं, ये अमेरिकी भाषा वैज्ञानिकों की परंपरा में आते हैं। और नृतत्व विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी की नई धारा के संदर्भ में अज्ञात संस्कृतियों तथा भाषाओं के अध्ययन के लिए भी आपने काम किया, छानबीन की। और व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म, तो बिहेवियरिज्म जो है ये क्या है, व्यवहारवाद क्या है, यानी कि प्रत्यक्षवाद, यानी कि मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। तो भाषा को उन्होंने व्यवहार के साथ, मनोविज्ञान के साथ और प्रत्यक्षवाद के साथ जुड़ा और कहा कि भाषा व्यवहारिक होनी चाहिए और प्रत्यक्षमान होना चाहिए और भाषा व्यवहार में आनी चाहिए। तो इस वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक आधार पर भाषाओं तथा समाज विज्ञान आदि क्षेत्रों में उनका जो योगदान था, संरचनात्मक उपागम के रूप में स्ट्रक्चरलिस्टिक अप्रोच, जो संरचनात्मक उपागम है जो भाषा में हुआ करता है, ये स्ट्रक्चरलिस्टिक अप्रोच क्या है और किस प्रकार से ये संरचनात्मक भाषा विज्ञान को एक मजबूत स्थिति में लेकर खड़ा करता है, इसी विषय पर उन्होंने पुस्तक लिखी, लैंग्वेज। सन 1933 में उनकी एक पुस्तक आई थी, उस पुस्तक का नाम था लैंग्वेज, यानी कि भाषा। भाषा नामक पुस्तक में ब्लूमफील्ड ने अपने संरचनात्मक सिद्धांतों को, अपने व्यवहारवादी चिंतन को, अपने प्रत्यक्षवादी चिंतन को उस पुस्तक में प्रस्तुत किया और ये कहा कि भाषा व्यवहारवादी है, भाषा संरचनात्मक है और भाषा प्रत्यक्षमान है, जो भाषा समाज को जोड़ती है, समाज की एक इकाई है और व्यक्ति सामाजिक मनुष्य के रूप में, सामाजिक प्राणी के रूप में भाषा के द्वारा समाज को सुदृढ़ करता है, समाज का निर्माण करता है, समाज को गतिशील बनाता है। ऐसी मान्यता इन्होंने ब्लूमफील्ड ने दी और कहा कि भाषा का समाज से एक अटूट, एक अभिन्न, एक अटूट रिश्ता है, दोनों में बड़ी समानता है। तो इस प्रकार से ब्लूमफील्ड ने जो विचार प्रस्तुत किए, उन्होंने इस प्रकार से उसी संरचना को, भाषा की संरचना को लेकर के
अपने विचार हमारे सामने रखे। तो सामान्य व्यवहारों की तुलना में भाषा व्यवहार की कुछ विशेषताएं भी जो हुआ करती हैं, उन्हीं विशेषताओं को लेकर के उन्होंने हमारे सामने अपनी बातें रखी। और संरचनात्मक भाषा विज्ञान में जो विश्लेषण की बात आती है और विश्लेषण की जो प्रक्रिया हुआ करती है, वो सारे विश्लेषण की प्रक्रियाएं किस तरह से हुआ करती हैं, उन्हीं बातों पर इन विद्वानों ने, इन भाषा वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। तो जब हम लोग भाषिक रूप यानी कि लिंग्विस्टिक फॉर्म्स की चर्चा करते हैं, तो यदि कोई वाक्य है, अधिगम उसका कैसा होता है, क्रमिक विकास किस तरह से होता है भाषा के तत्वों का, तो यहाँ पे किताब में दी गई है कि जैसा कि स्वनिम यानी कि ध्वनि, ध्वनि के बाद शब्द, फिर पदबंध, फिर वाक्य। तो इस तरह से वाक्य के बाद फिर अर्थ निकलता है। तो इसी में उन्होंने कहा कि ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य, फिर अंत में जो अर्थ ध्वनित होता है, इस तरह से संरचनात्मक भाषा विज्ञान में इन चारों का एक रिश्ता है। और स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक के रूप में काम को जाबो कस लागते समझ जा ओहो। हाँ, हेलो जी। तो जो व्याकरण, जो भाषा चिंतन उस समय प्रस्तुत किया गया, पढ़ा रहे हैं आप? संरचनात्मक भाषा विज्ञान इकाई 4, 4 नंबर इकाई में आप लोग देखिए संरचनात्मक भाषा विज्ञान। तो इस संरचनात्मक भाषा विज्ञान में जिस तरह से फर्दिनांद द सस्यूर ने, उसके बाद सपीर ने, एडवर्ड सपीर ने, फर्दिनांद द सस्यूर ने, ब्लूमफील्ड ने, इन भाषा वैज्ञानिकों ने संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर के जो अपनी अपनी अवधारणाएं हमारे सामने प्रस्तुत की, और उन्होंने ये सिद्धांत निर्धारित किया और ये निष्कर्ष निकाला कि भाषा उच्चरित है, लेखन इसका विस्तार है। तो सारांश के तौर पर आप लोग देख सकते हैं अपनी अपनी किताबों में कि यहाँ तो स्क्रीन शेयर संभव नहीं है, क्योंकि उसका जो यदि कोई सॉफ्ट कॉपी होती तो स्क्रीन शेयर हम लोग कर पाते, क्योंकि हमारे पास है नहीं, इसको मोबाइल से नहीं दिख। तो भाषा उच्चरित है, कहने का तात्पर्य यही है कि भाषा का उच्चारण हो सकता है, भाषा होती है, उच्चरित होती है, और जब हम इसको लिखते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तब भाषा का विस्तार होता है। भाषा विज्ञान वर्णनात्मक अध्ययन है। जो भाषा विज्ञान है वह वर्णनात्मक यानी कि नैरेटिव स्टडी की जा सकती है। भाषा विज्ञान की, भाषा विज्ञान का विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा का वर्णन समकालिक है। भाषा एक व्यवस्था है, भाषा एक प्रक्रिया है, भाषा विश्लेषण की प्रविधि है, भाषा विश्लेषण के कुछ नियम हैं, कुछ प्रविधियां हैं। और भाषा क्योंकि व्यावहारिक तो सार्वभौमिक है, सार्वजनिक है, इसलिए भाषा विज्ञान का संरचनात्मक जो विश्लेषण है वो समाज सापेक्ष है। समाज उस भाषा को और भी त्वरित करता है और भी उसको एक मजबूत स्थिति में ला करके खड़ा करता है। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत जो क्वेश्चन आप लोगों के बनेंगे, आज मैं आप लोगों को सेंड करूंगा ग्रुप में। तो संरचनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, क्वेश्चन जो होगा संरचनात्मक भाषा विज्ञान क्या है, विद्वानों की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए।
या फिर ब्लूमफील्ड द्वारा निर्धारित संरचनात्मक भाषा विज्ञान का विश्लेषण अपने शब्दों में कीजिए। तो यह फर्दिनांद दी स्यूर की संरचनात्मक भाषा विज्ञान संबंधी मान्यताओं को स्पष्ट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसका पीडीएफ बना करके सेंड कर दिए जाएंगे आप लोगों तक, ताकि आप लोग उसको लिख करके सब कॉपी आप प्रिंट आउट निकाल लें या फिर उसको लिख लें, नोट्स बना लें, तो सो बेटर है। तो इकाई 5 अब हम लोग आगे बढ़ेंगे सर और जी बोलिए सर कल बोलिए। जो आप बुक से पिक करके दिए थे सब क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। एक भाषा विज्ञान को लेकर के भारतीय चिंतन, भारतीय भाषा वैज्ञानिकों का अपना चिंतन क्या है वो एक है, और एक है पाश्चात्य चिंतन, पश्चिमी, जैसे कि सुकरात से लेकर के आगे के जो हमारे भाषा शास्त्री हैं, भाषा वैज्ञानिक हैं, उनके चिंतन क्या है भाषा विज्ञान को लेकर, वो है। उसको आप लोग नोट्स बनाइए, उसका यदि क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर आप लोगों को लिखना होगा। शायद मैंने 2 भेजे। हेलो जी हेलो, क्वेश्चन सर एक बार बता सकते हैं दोबारा हेलो, से, कौन सा क्वेश्चन बनाना है? हेलो सर, हेलो हाँ बोलिए। जी सर, एक बार हाँ आप हाँ एक क्वेश्चन बता सकते हैं? हाँ। सर क्वेश्चन हमें बनाना है। अभी जो मैंने क्वेश्चन, हाँ हाँ, नहीं वो क्वेश्चन जो मैंने कि आप लोगों को बताया, नहीं आप लोग क्वेश्चन की चिंता मत करिए, क्योंकि मैं कहा ब्लूमफील्ड को लेकर, फर्दिनांद दी सस्यूर को लेकर और संरचनात्मक भाषा विज्ञान को लेकर, इनके नोट्स में आप लोगों को सेंड करूंगा क्वेश्चन के साथ। सर नंबर मैं अभी डाल देती हूँ, ग्रुप में ऐड जो एडमिन होगा वो कर देगा सर, ठीक है। हेलो भाषा विज्ञान जैसे कि मैंने कहा, तो तीन कोर्स बनेंगे उसके, और सेंड दूंगा शाम को आज। इकाई 5 चाम्स्की तथा रूपांतरण निष्पादन। चाम्स्की कौन है, यह हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि चाम्स्की कौन है और रूपांतरण निष्पादन व्याकरण क्या है। इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से निष्पादन और रूपांतरण, भाषा किस प्रकार से रूपांतरित होती है और भाषा का निष्पादन कैसे होता है। चाम्स्की ने अपने सिद्धांतों में यह बताने का प्रयास किया कि भाषा का रूपांतरण होता है, निश्चित रूप से होता है, होगा ही जरूर, क्योंकि जब परिवेश बदलते हैं, जब समाज बदलता है, जब लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आता है, साहित्य का स्वरूप भी बदलता है। आप लोगों को पता होगा, हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो बात कही थी कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य चित्तवृत्ति संचित प्रतिबिंब होता है, तो जनता की चित्तवृत्ति में निरंतर परिवर्तन होते ही रहे। के साथ साहित्य की प्रवृत्तियों का सामंजस्य दिखाना ही हिंदी का इतिहास कहलाता है। शुक्ल ने जो कहा हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में कि मनुष्य की प्रवृत्तियां बदलती ही रहती हैं, और जब मनुष्य की प्रवृत्तियां बदलती हैं, स्वरूप भी बदलता है। तो साहित्य का स्वरूप जब बदल जाएगा। सर ये आप लिखा रहे हैं? हेलो जी सर, ये आप लिखा हाँ रहे बोलिए। हैं? सर ये आप नहीं लिखा नहीं रहे नहीं हैं? लिखने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं Explain नहीं कर नहीं, रहे? नो नो। ओके जी जी जी, आप मत लिखिए, आप लिखिए मत, इसको मत लिखिए। ये क्लास कहाँ से हो रही है सर? टाइम लगेगा बहुत। ये क्लास कहाँ से हो रही जी है? ये कहाँ, कौन सेंटर से क्लास हो रही है? ये कहाँ से मतलब? हेलो जी
भुवनेश्वर से समझ रहे हैं? भुवनेश्वर। ये क्लास जो हो रही हाँ है जी। सर, ये कौन सेंटर कहाँ से हो रही है क्लास? हाँ कहाँ से? को क्या बोल रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं जुड़ा हुआ हूँ भुक्ता बर्गर से। भुक्ता बर्गर कहाँ? सर भुवनेश्वर से है ये क्लास। थैंक यू। क्लास पूरे उड़ीसा भर के लिए, पूरे उड़ीसा के लिए है। जो सर सभी का म्यूट करवा दीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी जी जी, हाँ हाँ, इको हो जाता है। आप लोग का भी रहेंगे तो हो रहा है कुछ, आवाज पहुंचने में तक प्रॉब्लम आ सकती है। तो कि रूपांतरण उत्पादन का व्यापार। एक्सक्यूज मी सर, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आवाज के नहीं पहुंच रहे मेरे यहाँ तो फिर से नेटवर्क तो आ रही है सर, आ रही है। नहीं, फिर से जुड़ जाना, फिर से उसको ऑफ आवाज करके जुड़ जाओ और साउंड बढ़ा दो। जी जी जी, मेरी बाकी तक आवाज पहुंची है। तो जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मेरे यहाँ ये जियो 4G आ गया। आवाज को कट जा रही है। जी जी, एक मिनट सर, एक मिनट। सर आप लेफ्ट होके दोबारा ज्वाइन कीजिए। इसके बाद अभी कोई क्लास है क्या? जी 2 बजे से है, 2 बजे से है, सर 2 जो से 3 PDF है। बना के भेज रहे हैं, कौन सा ग्रुप में भेज रहे हैं सर PDF? MSD का फर्स्ट और सेकेंड ईयर जो ग्रुप है ना, उसी में भेज रहे हैं। एक ही है वो ग्रुप। आज अनिल सर का भी क्लास है ना आज? और जो सर भाषा चिंतन भेजे थे उसी को लिखना है नोट्स बना के। भाषा के बारे में जो भेजे थे। हाँ वही वाला वही है। वो बुक का जो 5-6 पेज का PDF है वो वही है। अच्छा, 2 बजे के पहले अनिल सर का क्लास है ना 12 बजे से? वो दूसरे सर है, ये वो दूसरे वाले सर है, स्टोरी के हैं। वो अलग अनिल सर है, ये अलग अनिल सर है। आई कामली सर का क्लास आज नहीं हुआ? अब उनका क्लास नहीं होगा, उनका क्लास शायद खत्म होगा। उनका तो 10 बजे से है क्लास। हाँ, कामले सर का क्लास तो खत्म। उस दिन कामले सर ने बोला था कि आज मेरा लास्ट क्लास है। क्या MSD 5 का? हाँ, MSD 5 का लास्ट संडे उन्होंने बोला था कि आज मेरा लास्ट क्लास है। और पिछले संडे को तो सर काव्य प्रयोजन खत्म किए। अच्छा, आभा मैडम का क्लास अभी और तो नहीं है ना? उनका भी खत्म हो गया लगता है। ग्रुप में लिंक है, आप ट्राई उस टाइम पे कर लीजिएगा, होगा तो पता चल जाएगा, नहीं होगा तो रीजनल सेंटर से ये वाला क्लास सब हो रहा है, ये सारा क्लास। वो शायद वो कामले सर वाला क्लास शायद वो दिल्ली लखनऊ शायद उधर का है। अरे कहीं से रहे, काम से न मतलब है। तो इनका टाइमिंग अलग। और आभा 7 की इसके अलावा नहीं है ना अभी क्लास? मतलब आभा मैम नहीं लेती ना अभी 7 की? आज है, आज तो क्लास ही क्लास है। आज स्टोरी की भी क्लास है। आपने लिंक देखी नहीं ग्रुप में? नहीं, बस मेरे को तो 7 आभा मैडम के 3 बजे से है। तो मेरे सारे क्लियर हो गए हैं। हाँ, MSD 7 की 3 बजे से है आभा मैम की क्लास।
उपन्यास की हेलो क्लास चल रही है, अगर किसी को हेलो जाना है तो हाँ उपन्यास तो में जा बता, सकते हैं। इसको ग्रुप में भेज दीजिएगा, हम लोग ज्वाइन कर लेंगे 3 बजे। ग्रुप में तो ठीक है, है, ग्रुप में है तो हेलो सही। ठीक ठीक ठीक। हेलो हेलो। जी सर बोलिए। जी सर। हाँ हाँ हाँ, आप लोग जरा हाँ शांत रहिए जी, क्योंकि 2 से 3 आप लोगों का मैडम का रहता है, ये सुषमा मैडम का, फिर शाम को 4 से 5 विश्वकर्मा सर का, नहीं जी तो सर। रेगुलर रेगुलर 3 क्लासेस आप लोगों को करने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, नहीं पहले से स्टार्ट करते तो एक दिन में एक ही क्लास 2-2 घंटे का देते ना, तो विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा कर पाते, नहीं तो कोई बात जी नहीं, सर। अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। तो चाम्स्की चाम्स्की का जो रूपांतरण निष्पादन प्रक्रिया है, उनकी जो प्रक्रिया है और किस प्रकार से उन्होंने रूपांतरण और निष्पादन सिद्धांत का प्रणयन किया, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो चाम्स्की मूल रूप से पोलैंड के रहने वाले थे और अमेरिकी भाषा वैज्ञानिक हैं। आपने भाषा विज्ञान का अध्ययन संरचनात्मक भाषा विज्ञान की परंपरा से ही शुरू किया था, लेकिन वे संरचनात्मक अध्ययन से विमुख होते गए और फिर वहां से विमुख होते होते उन्होंने आकर के अपना एक अलग सिद्धांत निकाला, निष्पादन भाषा रूपांतरण निष्पादन व्याकरण, ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर। उनके द्वारा निर्धारित चाम्स्की उनके द्वारा निर्धारित जो चाम्स्की द्वारा निर्धारित जो सिद्धांत है, भाषा वैज्ञानिक सिद्धांत, तो रूपांतरण निष्पादनात्मक व्याकरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशनल जेनरेटिव ग्रामर तो क्या है, किस प्रकार से भाषा और व्याकरण की संकल्पना करते हैं। जैसा कि भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र, ये भाषा व्याकरण दोनों एक ही पहलू के 2 सिक्के हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलुएं हैं, अलग अलग हैं, तो अलग अलग होते हुए भी एक हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। व्याकरण व्यापक रूप से भाषा तत्वों का विवेचन करता है, तात्विक विवेचन करता है, जबकि भाषा अपने 4 अंगों को लेकर ध्वनि, शब्द और वाक्य और अर्थ, इनका सैद्धांतिक विवेचन विश्लेषण करता है। तो ब्लूमफील्ड जो बात करते हैं संरचनात्मक भाषा विज्ञान के अंतर्गत, उससे वो जरा अलग हटकर अपनी बात करते हैं। और चाम्स्की क्या कहते हैं कि भाषा किस प्रकार से निष्पादित होती है, भाषा किस प्रकार से रूपांतरण भाषा का होता है, तो उनकी जो प्रविधि, उन्होंने जो कहा, चाम्स्की ने जो रूपांतरण निष्पादन उनका जो व्याकरण है, उसमें उन्होंने 2 मॉडल, उनके जो सिद्धांत हैं, उन्होंने अपने सिद्धांतों को 2 मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। तो सन 1965 का मॉडल एक आया और 1957 का एक मॉडल, पहले 1957 का फिर 1965 का। उन्होंने जो ग्रंथ लिखे उस ग्रंथ में सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, उनका जो ग्रंथ, उस सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नामक ग्रंथ में उन्होंने 2 मॉडल प्रस्तुत किए, 1957 वाला मॉडल और 1965 वाला मॉडल। तो रूपांतरण निष्पादन जब व्याकरण उन्होंने निर्धारित किया, उन्होंने कुछ बातें अपने सिद्धांतों के अंतर्गत रखी। पदबंध रचना नियम, रूपांतरण नियम क्या है, एक नियम क्या है, पदबंध रचना नियम क्या है। तो रूपांतरण और निष्पादन जो है, जो प्रकरण, जो व्याकरण है के अंतर्गत वो क्या रहा कि किस तरह से वाक्य बनते हैं, किस प्रकार से ध्वनियां पदबंध के जरिए, शब्दों के जरिए वाक्य बनते हैं और अर्थ निष्पादित करते हैं। तो किस तरह से इधर से उधर पदबंध में उलटफेर किस प्रकार से होता है, उस बात को लेकर के उन्होंने क्या कहा, रूपांतरण का नियम चाम्स्की ने क्या बताया, जरा थोड़ी सी नजर इस पर
कहते हैं कि चॉम्स्की के व्याकरण में रूपांतरण नियम दो हैं। एक पदबंध रचना नियम, उस संदर्भ में हमें उत्पन्न वही कर सकते प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं, पदबंध में उलटफेर किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, देखिए आप लोग के पास तो शायद किताब नहीं है। तो राम काम करता है, एक वो है राम काम करता है। तो इसमें राम से काम किया जाता है, राम से काम लिया जाता है। तो एक ही वाक्य को हम लोग किस प्रकार से अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं, या उसको स्ट्रक्चरल अलग अलग रूपांतरित कैसे करेंगे वाक्य को। राम किताब पढ़ता है, राम काम करता है। तो राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राम से किताब पढ़ाई जाती है। कई तरह से एक रूपांतरित कर सकते हैं। तो रूपांतरण वाक्य को यदि हम रूपांतरित रूप से अंतरित अलग रूप दे दें, जैसे कि राम किताब पढ़ता है, राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है, राम से किताब पढ़ी जाती है, कि राम, ये जो वाक्य के अलग अलग रूप हैं, रूपांतरण जिस प्रकार से हो रहा है, और फिर जो अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ जो निष्पादन हो रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है। चाहे हम कहें कि राम किताब पढ़ता है, राम द्वारा किताब पढ़ी जाती है, एक ही बात है, काम एक ही काम हो रहा है, उसको हम लोग रूपांतरित करके कह रहे हैं। तो चॉम्स्की ने जो मॉडल प्रस्तुत किया, उसके अंतर्गत उन्होंने जो कहा कि 1957 का जो उनका मॉडल आया, उस मॉडल में उन्होंने क्या कहा चॉम्स्की ने, कि सिंटैक्टिक थ्योरी उनका जो मॉडल था, तो पदबंध रचना नियम उन्होंने जो बताया। पदबंध रचना नियम क्या है, या पदबंध, पद माने पद, जैसे कि मैं कल बता रहा था, भी आप लोग भी जानते हैं कि कुछ शब्दों को मिलाकर पद बनते हैं। तो पद के बीच में जो बंधन होता है, पदबंध होते हैं। राम, लड़का, वह, घर, बाजार आदि, ये जो शब्द हैं, गया, पहुंचा, लौटा, आया आदि जो क्रिया है। तो यदि कोई शब्द है, कोई वाक्य, राम किताब पढ़ रहा है, राम किताब पढ़ता है, राम नाउन है, नाउन माने करता है, किताब कर्म है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जैसे कहते हैं, उसके बाद किताब पढ़ता है क्रिया है। तो इसको यदि हम उलटफेर करेंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो भी उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो रूपांतरण उनका जो नियम है, पदबंध किस प्रकार से श्रृंखला से हटकर आगे पीछे कर दिया जाता है। उसने काम किया, हम कहते हैं कि उसने यह काम किया, राम ने यह काम किया, राम ने यह किताब पढ़ी, शीला ने यह किताब पढ़ी। इस तरह की जो बात हम लोग करते हैं, तो आगे पीछे यदि करेंगे, शीला ने यह किताब पढ़ी, तो यदि कहें शीला ने पढ़ी यह किताब, ये हमें अच्छा नहीं लगेगा, श्रुति मधुर नहीं होगा, ये नियम होगी, तो इसमें टूट जाएगी, और उसका उस अर्थ में समझने में या वाक्य की संरचना में कई सारी दिक्कतें आ जाएंगी, पदबंध टूट जाएंगी। तो जिस प्रकार से उनका जो मॉडल आया, चॉम्स्की का मॉडल, उन्होंने कहा कि उसने काम किया, जो रूपांतरण है, एक चिन्ह दो चिन्हों में लिए जाते हैं, जबकि रूपांतरण नियम में चिन्हों की श्रृंखला दूसरी श्रृंखला में बदल जाती है। तो जो श्रृंखलाएं आई, रूपांतरण का श्रृंखला, जैसा कि हम लोग कहा कि राम किताब पढ़ता है, राम द्वारा किताबें पढ़ी जाती हैं, ये जो रूपांतरण हो जाता है, उसमें रूपांतरण नियम, चॉम्स्की जी का जो रूपांतरण नियम है, उसमें वाक्य बदलते हैं, अर्थ नहीं बदलते, अर्थ एक ही रहते हैं। तो जिस प्रकार से वो मॉडल लेकर आते हैं,
फिर 1965 का जो उनका मॉडल है उसी रूपांतरण निष्पादन प्रकरण को लेकर के, तो उसमें भी वही है कि वही बात को करते हैं, वाक्य विन्यास तत्व की बात करते हैं, आधार नियम रूपांतरण की बात करते हैं, और रूप स्वनिमिक नियम ध्वनि। मैंने चाय खाई, यदि चाय खाने की चीज नहीं है, चाय पीने की चीज है, मैंने चाय पी, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग का शब्द है, तो खाना और पीना दोनों में अंतर है। मैंने रोटी खाई, ये बात हम लोग कह सकते हैं, मैंने चाय पी कह सकते हैं। तो यदि ऐसा, क्योंकि कर्म के अनुसार यहाँ क्रिया रूपांतरित होती है, तो ये 1965 वाले मॉडल में उन्होंने कहा कि वाक्य किस प्रकार से रूपांतरित होती है, किस प्रकार से उसमें एक परिवर्तन आता है, क्रिया से किस प्रकार से वाक्य या कर्म से वाक्य क्रिया किस प्रकार से संपादित होती है, और वाक्य का किस प्रकार से रूपांतरण हो जाता है। इन बातों को लेकर के चॉम्स्की ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुछ अंग्रेजी के भी उदाहरण दिए गए हैं, आप लोग देखिए। जॉन इज ईगर टू प्लीज, जॉन इज इजी टू प्लीज। जॉन जो है ईगर टू, ईगर और इजी ये दोनों समानार्थी, लगभग समानार्थी शब्द हैं, उनके अर्थ में ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे कि हम लोग कहते हैं मोहन सोहन को मूर्ख समझता है, जो मोहन है वो सोहन को मूर्ख समझता है। यदि इस वाक्य को कुछ अलग रूपांतरित करके कहें कि मोहन सोहन को मूर्ख लगता है, अर्थ एक ही है। मोहन जो है सोहन को मूर्ख समझता है और मोहन सोहन को मूर्ख लगता है। तो मोहन सोहन को मूर्ख समझता है, देखिए यहाँ देखिए रूपांतरण किस प्रकार से हो रहा है, वाक्य के अर्थ कैसे बदल रहे हैं। मोहन सोहन को मूर्ख समझता है, या मूर्ख कौन है? सोहन। दूसरे वाक्य में देखिए मोहन सोहन को मूर्ख लगता है, तो जो मोहन है सोहन को मूर्ख लगता है, तो मोहन सोहन को या समझता है और लगता है, क्रिया में थोड़ी सी तब्दीली जब आ जाती है तब अर्थ कैसे बदल जाते हैं। पहले वाक्य में हम लोग देखते हैं कि सोहन मूर्ख है, और दूसरे वाक्य में देखते हैं कि मोहन मूर्ख है, मोहन सोहन को मूर्ख लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, वाक्य का रूपांतरण हो जाता है द रूम हैज 2 विंडोज। यहां पर एक वाक्य देखिए, बाह्य रूपांतरण, द रूम हैज 2 विंडोज, कमरे में 2 खिड़कियां हैं। देयर आर 2 विंडोज इन द रूम, तो देयर आर 2 विंडोज इन द रूम, उस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। इसमें अर्थ परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक ही अर्थ है, बाकी रूपांतरण वाक्य में हो रहा है। हमारा जाना ठीक नहीं, यह ठीक नहीं कि हम जाएं, अर्थ एक है लेकिन उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में फेरबदल हो रहा है। तो इस प्रकार से चॉम्स्की ने अपने रूपांतरण निष्पादन व्याकरण के अंतर्गत वाक्य के परिवर्तन, वाक्य के शब्दों के परिवर्तन आदि विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चाएं की हैं। इस तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं कि चॉम्स्की का जो रूपांतरण निष्पादन व्याकरण है उसकी जो प्रविधियां हैं, और 2 मॉडल के साथ जो लेकर आए उनके सिद्धांतों को, सन 1957 का मॉडल और सन 1965 का मॉडल, इन दोनों मॉडलों के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजी भाषा संदर्भों में किस प्रकार से परिवर्तन या रूपांतरण या फिर अर्थ निष्पादन में अंतर आता है, इन बातों को लेकर के चॉम्स्की ने अपना एक अलग सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत किया, और सिद्धांत कहलाया रूपांतरण निष्पादन सिद्धांत, जिसको हम लोगों ने कहा रूपांतरण निष्पादन व्याकरण। तो चॉम्स्की द्वारा निर्धारित रूपांतरण निष्पादन व्याकरण क्या है,
उसकी प्रविधियां कौन कौन सी हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में क्वेश्चन हो सकता है कि भाषा विज्ञान के संदर्भ में चाम्स्की का सैद्धांतिक पक्ष क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये चाम्स्की द्वारा निर्धारित भाषा वैज्ञानिक चिंतन है, जो अपना एक सिद्धांत निकालते हैं, दो मॉडल लेकर प्रस्तुत हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और अपने मॉडल को, अपने सिद्धांत को वो नाम देते हैं रूपांतरण निष्पादन सिद्धांत। तो 9:58 थोड़ी सी चर्चा करते हैं इकाई 6 नंबर इकाई। 6 नंबर इकाई में हम लोग देखते हैं समाज भाषा विज्ञान। तो समाज भाषा विज्ञान, जैसे कि समाज के साथ जोड़ा ब्लूफील्ड ने, एडवर्ड सपीर ने, तो उन्होंने क्या कहा, भाषा समाज की एक इकाई है, समाज का एक अभिन्न अंग है। तो समाज भाषा विज्ञान क्या है? भाषा को समाज के साथ इस तरह से जोड़ा जाता है, भाषा और समाज, जिस प्रकार से भाषा और भाषा किस प्रकार से संप्रेषित होती है, तो उसके कई पक्ष हम लोगों ने देखा, भाषिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, भौतिक पक्ष। तो एक पक्ष है सामाजिक पक्ष, भाषा का अपना एक सामाजिक पक्ष है। भाषा समाज द्वारा आदृत, समादृत होती है और फिर जरूरत पड़ने पर वो रूपांतरित भी होती है। चाम्स्की के अनुसार भाषा रूपांतरित और निष्पादित होती ही रहती है। स्ट्रक्चरल ग्रामर में परिवर्तन होता ही रहता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाषा, समाज भाषा विज्ञान क्या है। आप लोग अभी तक 48 स्टूडेंट्स आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है, थोड़ा सा खींचें 10-15 मिनट कि क्लोज करें? जी सर खींच लीजिए, टाइम तो नहीं है। देखते हैं, देखिए आप लोगों के हिसाब से है, क्योंकि कल भाषा विज्ञान को लेकर एक क्लास और लेने हैं हमें। उसके बाद हम लोग MHD 15 पर आएंगे। कोई उपन्यास है शायद, देखेंगे। हाँ जी सर, उपन्यास ही है। हाँ, उसकी फिर चर्चा करेंगे। और जो पॉइंट छूट जाएंगी, जो भी पॉइंट अनछुए रह जाएंगे इस क्लास के दौरान, देखते हैं रीजनल सेंटर वाले क्या कहते हैं। 13 तारीख वाली क्लास को यदि एक्सटेंड करते हैं एक दिन, तो भाषा विज्ञान पर पूरी विस्तृत चर्चा हो जाएगी। अदरवाइज हम लोग किसी भी तरह से एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर, जैसे कि यदि आप लोग ग्रुप में जुड़ पाएंगे तो हम लोग बाद में जो आप लोगों का डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो समाज भाषा विज्ञान, भाषा से इतर समाज और समाज से इतर भाषा के अस्तित्व की कल्पना की ही नहीं जा सकती। तो भाषा के बिना न तो समाज गढ़ा जा सकता है और न ही समाज के बिना कोई भाषा। तो ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। तो फिर भी समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों ने जो अपनी अपनी बातें रखी, भाषा क्या है, समाज क्या है और दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो जैसा कि दोनों अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे का घनिष्ठ संबंध है, तो इस बात को लेकर समाज भाषा विज्ञान वह विज्ञान है जो समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग होने वाली भाषा के रूप या रूपों का नियमन रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करता है। तो भाषा का प्रयोग सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किस प्रकार से होता है, उन विषयों का अध्ययन एवं विश्लेषण जहां होता है उसे हम लोग कहते हैं समाज भाषा विज्ञान। जैसे कि हम लोगों ने कहा संरचनात्मक भाषा विज्ञान, जैसा कि हम लोगों ने कहा तुलनात्मक भाषा विज्ञान, जैसा कि हम लोगों ने कहा ऐतिहासिक भाषा विज्ञान, ठीक उसी प्रकार एक भाषा विज्ञान है समाज भाषा विज्ञान। तो समाज भाषा विज्ञान में समाज के परिप्रेक्ष्य में भाषा का
विवेचनात्मक अध्ययन अनुशीलन होता है। तो समाज भाषा विज्ञान को लेकर एक विद्वान ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, जरा उसे देख लीजिए। समाज भाषा विज्ञान भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का वह क्षेत्र है जो भाषा और समाज के बीच पाए जाने वाले हर प्रकार के संबंधों का अध्ययन विश्लेषण करता है। तो समाज भाषा विज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, लिंग्विस्टिक स्टडी है, वो लिंग्विस्टिक अध्ययन है जिसके तहत भाषा और समाज के बीच में जो संबंध हैं उन संबंधों का अध्ययन तथा विश्लेषण किया जाता है। तो समाज भाषा विज्ञान का यह प्रयास हमेशा है कि समाज तो समाज में किस प्रकार से भाषाई संप्रेषण होता है, भाषा किस प्रकार से अपने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में संप्रेषित होती है, भाषा किस प्रकार से अपने समाज में रहकर अपनी संप्रेषण दक्षता को, अपनी संप्रेषणीयता को किस प्रकार से सार्थक कर पाता है, इन विषयों की चर्चा यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो भाषा वैविध्य, यहाँ पे एक पॉइंट है कि भाषा वैविध्य क्या है। भाषा में विविधता बनी रहती है। समाज में एक ही भाषा प्रचलित नहीं होती, बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। भारतवर्ष बहुभाषी देश है, बहुसांस्कृतिक धरोहर वाला देश है। तो बहुभाषी देश में, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। जब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात हम लोग करते हैं तो भारत के संवैधानिक स्वीकृति वाली भाषाएं 24, और उन 24 भाषाओं को हम लोग मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में रखते हैं, जिनमें संस्कृत भी है, जिसमें उर्दू भी है, जिसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में हिंदी, उड़िया, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तमाम भाषाएं, मराठी, पंजाबी, तमाम भाषाओं को मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के रूप में स्वीकृति दी गई है। तो इसके तहत हम लोग देखेंगे कि समाज में भाषा की संरचना किस प्रकार से हुई है। भाषा और बोली, भाषा क्या है? जैसे कि हम लोगों ने कहा कि भाषा हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। भाषा हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग है। भाषा केवल हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है, बल्कि हमारा जीवन है। भाषा हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो भाषा और बोली, जो भाषा है, जो मानक भाषा है, उसके अंतर्गत कुछ बोलियां हुआ करती हैं, क्योंकि भाषा जो परिवार है, जिस प्रकार से एक परिवार में कई लोग होते हैं, कोई दादाजी है, कोई दादी जी है, उसके बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, पूरे परिवार में दादा दादी, फिर पापा मम्मी, फिर भाई बहन, चाचा चाची, ताऊ ताई, सब मिलकर जिस प्रकार से हम लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज में भी कई भाषाएं होती हैं, कई बोलियां होती हैं, फिर कई उपबोलियां होती हैं। जैसा कि एक दिन हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि हिंदी यदि भाषा है तो हिंदी की 17 बोलियां हैं। इसमें पश्चिमी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है, उसके बाद हमारी राजस्थानी हिंदी है, उसके बाद पूर्वी हिंदी, उसके बाद पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, इस प्रकार से सब मिलाकर के जो 17 बोलियां हैं। फिर उन बोलियों के कुछ उप बोलियां हैं। यदि छत्तीसगढ़ी एक बोली है हिंदी की, तो छत्तीसगढ़ी की भी पुनः कुछ उप बोलियां हैं। तो ये भाषा चिंतन, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भाषा चिंतन पर जब बात होती है तो भाषा बोली क्या है, भाषा और बोली के बीच में संबंध क्या है,
जैसे कि समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत बोली विज्ञान, डायलेक्टोलॉजी, तो डायलेक्ट, बोली को अंग्रेजी में कहा जाता है डायलेक्ट, एक बोली। लरिया, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी इज ए डायलेक्ट, हम लोग कहेंगे। लरिया, संबलपुरी, संबलपुरी इज ए डायलेक्ट। ओडिया इज ए लैंग्वेज, ओडिया एक भाषा है, जबकि संबलपुरी को मानक भाषा की मान्यता जब तक नहीं मिल जाती तब तक हम उसको कहेंगे बोली। फिर संबलपुरी जो बोली है उसकी कई उप बोलियां हैं, जैसे कि अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे उड़िया भाषा है, उड़िया भाषा के अलग अलग रूप हैं। कोई जाजपुर वाले हैं आप लोग, कोई बालेश्वर वाले हैं, कोई अलग अलग, कोई केंदुझर वाले हैं, कोई इधर दक्षिण के यदि कोरापुट कलाहांडी की तरफ के होंगे, तो वहाँ कुछ कुछ बोलियाँ, क्षेत्रीय बोलियाँ हुआ करती हैं। जैसे कि हम लोग संबलपुर वाले संबलपुरी बोल रहे हैं, फिर छत्तीसगढ़ से लगे हुए क्षेत्र के लोग हम लोग लरिया बोल रहे हैं। तो ये बोलियाँ, बोलियों से फिर उप बोली। तो इस तरह से समाज में बहुत सारी उपबोलियाँ, बहुत सारी बोलियाँ, बहुत सारी भाषाएं प्रचलित हैं। और भाषा रूपांतरित क्योंकि होती है, तो जिस प्रकार से इस धरती पर कोई जन्म लेता है तो एक दिन उसको मृत्यु की गोद में जाना ही होता है, एक न एक दिन उसको मौत की गोद में जाना ही होता है, हमें मरना ही होता है। ठीक उसी प्रकार भाषा भी, छोटी छोटी भाषाएं, छोटी छोटी बोलियां जन्म लेती हैं, विकसित होती हैं, फिर एक दिन अमृत प्राय भी हो जाती हैं। संस्कृत की यदि बात करें, संस्कृत एक समय में पूरे भारतवर्ष की भाषा थी। वैदिक संस्कृत, वैदिक काल में संस्कृत भाषा का प्रचलन था। धीरे धीरे वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत आ गई। लौकिक संस्कृत के बाद फिर संस्कृत से फिर प्राकृत, पाली, अपभ्रंश आदि भाषाएं विकसित होती गई। फिर अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। ठीक उसी प्रकार संस्कृत जिस प्रकार से आज नहीं कह सकते कोई मृत प्राय है, लेकिन व्यवहारिक भाषा के रूप में आज संस्कृत को हम लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार भाषा भी समाज में आती जाती रहती है। कभी संस्कृत पूरे भारतीय समाज की एक मूल भाषा थी, आज वह नहीं रह गई है। आज संस्कृत की जगह हिंदी ने ले रखी है। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि भाषा वैविध्य के अंतर्गत जो कुछ बातें हुआ करती हैं कि भाषा, कुछ क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, कुछ राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं होती हैं, और उनके बीच एक कनेक्शन, एक संबंध, एक तालमेल निश्चित रूप से बनी रहती हैं। तो समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की सभी इकाइयों की चर्चा होती है कि संपर्क भाषा क्या है, मानक भाषा क्या है, और बोली क्या है, भाषा क्या है, उपबोलियां क्या हैं। तो यदि हम संपर्क भाषा की बात करें, संपर्क एक दूसरे से जो संबंध जोड़ता है, संपर्क की भाषा कम्युनिकेट करती है, जो भाषा हमें एक दूसरे से जोड़ती है, उसके अंतर्गत यदि भी हम लोग देखें तो फिर भाषा किस तरह से हमारे बीच एक रिश्ता, एक पुल तैयार करती है। तो इस प्रकार से एक नदी है, महानदी यदि है, महानदी में ब्रिज बनती है, एक पुल बनती है। तो एक पुल जब बन जाती है तब फिर क्या बनता है, एक दूसरे के जो किनारे रहने वाले लोग हैं उन लोगों में एक संपर्क, आने जाने का एक साधन बनता है, एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। तो भाषा भी उसी तरह से एक बांध, एक पुल का काम करती है, वो हमें एक दूसरे से जोड़कर रखती है। तो भाषा के जो पक्ष हुआ करते हैं, भाषा का एक बाह्य पक्ष होता है, एक आंतरिक पक्ष हुआ करता है, और इस तरह से अपने दोनों पक्षों को लेकर भाषा समाज को संगठित करती है, समाज को जोड़ के रखती है,
एकता की भावना स्थापित करती है। जब भाषा वैभिन्न आ जाता है, आप लोगों ने सुना होगा एक कथा, बाइबल में एक कथा आती है कि एक बार लोगों ने निश्चय किया कि हम एक मीनार बनाएंगे और मीनार बना करके हम स्वर्ग तक पहुंचेंगे। तो क्योंकि वहाँ के जो लोग थे उनके बीच में एक ही भाषा थी और उसी भाषा में लोग अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते थे। देखा भगवान ने कि यदि ऐसा रहा, इनमें एकता रही, भाषा में एकता रही, तो एक दिन ये लोग स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। फिर ईश्वर ने, भगवान ने, गॉड ने क्या किया, उन लोगों में अलग अलग भाषाओं का संचार कर दिया, भाषा वैभिन्न आ गया और फिर उसी भाषा वैभिन्न ने उन लोगों को तोड़ दिया। एक दूसरे की भाषा वो लोग समझने में असमर्थ हो गए और फिर एक उन लोगों ने समझा कि कोई दूसरी भाषा में उनको कुछ कहने लगा, तो सोचा कि ये मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि सामने वाले की भाषा वो समझ नहीं पा रहा था। और इस तरह से उन लोगों के बीच में ऐसा संघर्ष शुरू हो गया, ऐसी लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि आपस में लोग लड़ मरे और मीनार वहीं का वहीं रह गया, मीनार आगे बढ़ न सका। तो भाषाई एकता में, भाषा में इतनी शक्ति होती है, भाषा में इतनी ताकत अंतर्निहित होती है कि वो संगठित रूप से यदि भाषा समाज को जोड़ दे तो समाज उत्कर्ष की ओर आगे बढ़ता है, अदरवाइज वह समाज नीचे पतन की तरफ उन्मुख हो जाया करता है। तो समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के क्षरण को लेकर, अनुरक्षण को लेकर एवं संघर्ष को लेकर अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। तो भाषा किस प्रकार से क्षरित होती है, भाषा किस प्रकार से क्षतिग्रस्त होती है, क्षरण होता है उसका, फिर किस प्रकार से उसका रक्षण किया जा सकता है और उसकी रक्षा किस प्रकार से की जा सकती है, भाषा किस प्रकार से बचाई जा सकती है, छोटी छोटी डायलेक्ट जो बोलियां हैं, जो उपबोलियां हैं, उनको बचाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी क्या बन सकती है, इन बातों की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। आप लोग विस्तृत रूप से अच्छी तरह से इन इकाइयों को पढ़िएगा, क्योंकि मनुष्य की जिम्मेदारी है कि अपनी भाषाओं को वो सहेज कर रखे, धरोहर के रूप में संजो कर रखे और तमाम भाषाओं को विकसित करे, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी के रूप में हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व बनता है कि हम तमाम भाषाओं, आज क्या हो रहा है, आप लोग आए दिन देखते हैं कि हम लोग अपनी भाषा से दूर होते चले जा रहे हैं। आज कोई अंग्रेजी बोलता है, अपने आप को हीरो समझता है, तो कोई, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, अपनी भाषा, अपनी मातृभाषा हम लोग नहीं बोलना चाहते, क्योंकि हमारे मन में इन्फेरियोरिटी फीलिंग होने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी मातृभाषा, चाहे वो लरिया हो, चाहे छत्तीसगढ़ी हो, चाहे संबलपुरी हो, चाहे उड़िया हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, अपनी मातृभाषा का सम्मान हमें करना है, क्योंकि मातृभाषा का सम्मान अपनी माँ का सम्मान करने के बराबर है। तो यहाँ पे हिंदी की तमाम बोलियों की चर्चा हुई है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जैसा कि आप लोग जानते हैं, खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधी है, कन्नौजी है, बुंदेली है। राजस्थानी हिंदी में फिर पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी के रूप में मेवाती, मालवी और मारवाड़ी आदि कुछ भाषाएं हैं। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। बिहारी हिंदी में मैथिली और भोजपुरी है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी और गढ़वाली है। ये जो बोलियां हैं, हिंदी की बोलियां, इनका प्रयोग पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार से होता है और इन बोलियों को किस प्रकार से हमें आगे बढ़ाना है, इनको सहेज के रखना है, इन सारी बातों की चर्चा समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत हुई है। तो अब हम लोग लास्ट पॉइंट पर आ गए हैं। अब हमें आज की क्लास कंक्लूड करनी है। तो भाषा विज्ञान, समाज भाषा विज्ञान
का स्वरूप निर्धारित करते हुए उसके विविध पहलुओं की चर्चा कीजिए। भाषा वैविध्य क्या है? हिंदी के संदर्भ में अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसका पीडीएफ हम लोग बनाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास हम क्लोज करने जा रहे हैं। यदि शॉर्टकट में किसी को कुछ पूछना हो आज की क्लास के बारे में, यदि कोई जिज्ञासा हो आप लोगों के मन में, क्योंकि 39 स्टूडेंट्स अब तक आप लोग रह गए हैं, तो यदि आप लोग कुछ जी सर कुछ पूछना है। वो राजभाषा राष्ट्रभाषा एक ही है? जी नहीं, थोड़ा सा अंतर है। राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है? देखिए, राजभाषा की जब बात करते हैं, राजभाषा को अंग्रेजी में ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं और राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल और नेशनल दोनों में फर्क है। राष्ट्रभाषा जब हम लोग कहते हैं तो पूरे राष्ट्र की जनता की भाषा बन जाती है राष्ट्रभाषा। नेशनल लैंग्वेज की जब बात करते हैं, पूरे राष्ट्र की जनता की समझ में आने वाली भाषा और पूरे राष्ट्र की जनता के इस्तेमाल में आने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। और जबकि राजभाषा क्या है? राजकाज में, ऑफिशियल लैंग्वेज उसको कहते हैं, राजकाज में प्रयोग आने वाली भाषा। राजकाज का मेरा मतलब है कि शासनिक या प्रशासनिक कार्यों में, शासन के या प्रशासन के कार्य में इस्तेमाल होने वाली भाषा राजभाषा है। तो जब राजभाषा प्रावधान आया, आप लोग को पता है हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो 14 सितंबर को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता मिली, राष्ट्रभाषा की मान्यता नहीं मिली। दुर्भाग्य से राष्ट्रभाषा की मान्यता हमारी हिंदी को अब तक नहीं मिल पाई। संवैधानिक रूप से, विधिवत रूप से संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारा दुर्भाग्य है। तो इस बात पर मोदी जी के लिए बहुत सारे सवाल खड़े किए गए थे कि प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रभाषा है, संवैधानिक स्वीकृति उनको मिली है, लेकिन सन 1949 में जो रामस्वामी अयंगर और एक व्यक्ति थे, दोनों ने प्रस्ताव रखा और फिर वो पारित हुआ। उसमें एक नियम बनाया गया कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। होगी शब्द का उसमें इस्तेमाल हुआ, आप लोगों को पता भी होगा कि होगी है नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा होगी। आने वाले 15 वर्षों तक राजकीय भाषा के रूप में अंग्रेजी का ही इस्तेमाल होगा। तब समय देखकर तात्कालिक स्थिति के अनुसार फिर निर्णय लिए जाएंगे। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय भारतीय संविधान सभा को संबोधित करते हुए कहा था और वही प्रस्ताव पारित हुआ था। लेकिन आज तक उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। राजभाषा अधिनियम तो बना, केवल राजभाषा बन के वह रह गई हिंदी। राष्ट्रभाषा हम लोग मौखिक रूप से मनाते हैं, जबकि वह राजकीय भाषा, राजभाषा दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं। राजभाषा के रूप में उसको प्रतिष्ठा मिली, इसीलिए सर मातृभाषा तो हिंदी है ना? जी नहीं, हम सब की मातृभाषा हिंदी नहीं है। उड़ीसा वाले तो हम लोग कहेंगे कि हमारी मातृभाषा उड़िया है। संबलपुर के क्षेत्र के संबलपुरी लोग कहेंगे कि हमारी मातृभाषा संबलपुरी है। नहीं तो यदि वो राष्ट्रभाषा नहीं है, मातृभाषा अलग चीज है मतलब। जी 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 जी, मातृभाषा अलग है, संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा। तो इस तरह से भाषा वैविध्य है। तो भाषा, समाज भाषा विज्ञान के अंतर्गत तो ये टॉपिक ये सरल है, समाज भाषा विज्ञान इजी है। इसको आप लोग बड़ी आसानी से समझ सकते हैं और इसको लिख भी सकते हैं। तो 10:22 हो गए। अब हम लोग अब क्लास एंड करते हैं। कल करेक्ट 9 बजे आप लोग फिर से जुड़िएगा
इसी प्लेटफॉर्म पर। कल हम लोग आगे चर्चा करेंगे हिंदी भाषा पर, फिर भाषा विज्ञान के जो प्रमुख तत्व हैं, ध्वनि, फिर पद, फिर वाक्य और फिर अर्थ, फिर प्रोक्ति। भाषा विज्ञान में प्रोक्ति क्या है, प्रोक्ति विज्ञान क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। मनोभाषा विज्ञान पर चर्चा करेंगे और इस तरह से कल भाषा विज्ञान को कंक्लूड करना है, हमें कंक्लूजन तक पहुंचना है। फिर अगले सर इकाई 7 है।